सेल डीड, जिसे आप लोग बिक्रीनामा या बैनामा भी कहते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस सेल डीड को आप लोगों के पास होते हुए भी आप खुद को प्रॉपर्टी का मालिक कोर्ट में नहीं घोषित कर सकते। जी हां, अगर आप एक प्रॉपर्टी को खरीद के इनमें से कोई भी दस्तावेज बनाकर बैठे हैं तो कोर्ट आपको तब भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं मानेगा। पर इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में ऐसा कहा? और अगर आप भी किसी प्रॉपर्टी को इन दस्तावेज के माध्यम से खरीद के बैठे हैं तो आप लोग भी अब बिल्कुल सतर्क हो जाएं, क्योंकि जो नई जजमेंट आई है यहां पर कुछ मुख्य चीजें आप लोगों को गाइड मैं करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कानूनी प्रावधानों को देखें तो कौन सा माध्यम सबसे सही बताया जाता है एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी प्रॉपर्टी को पहले से ही खरीदे बैठे हैं तो आपको अपने दस्तावेज में क्या क्या चीजें चेक करनी अनिवार्य है। इसके अलावा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल नया आदेश आया है, क्यों आखिरकार उसके अंदर सेल डीड को वैलिड नहीं माना गया प्रॉपर्टी का मालिकाना हक साबित करने के लिए। और ये सारी की सारी चीजें मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार कैसे एक प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए। और ये जो बात हम करने वाले हैं ये कानूनी प्रावधान के तहत करने वाले हैं। अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसका सेक्शन 54 देखें तो वो आपको सेल के बारे में बताता है कि कैसे एक प्रॉपर्टी को बेचा जाए ताकि कानूनी रूप से उसको बिल्कुल वैलिड माना जाए। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं कि आखिरकार ये प्रावधान कह क्या रहा है। देखिएगा, सेक्शन 54 सेल को डिफाइन करता है कि कैसे सेल की जानी चाहिए। यह बताता है सेल एक प्रकार से ओनरशिप को ट्रांसफर करना होता है इन एक्सचेंज ऑफ, किसके बदले में? प्राइस पे, यानी कि एक प्राइस पे किया जाता है और प्रॉमिस किया जाता है देने के लिए, या फिर पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड। यानी कि दोस्तों, जब एक प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो कुछ पैसा एडवांस में देते हैं और बाकी बाद में देते हैं, तभी उसको वैलिड सेल माना जाता है। या फिर सारा का सारा आप पहले दे दें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे मुख्य बात क्या है, सेक्शन 54 कहता है कि बिना कंसीडरेशन के, बिना पैसों के लेन देन के, अगर कोई झूठा पैसों का लेन देन दिखा रहा है, असलियत में नहीं हुआ, तो उसको सेल नहीं माना जाएगा। और बाद में भी इस चीज को कोर्ट में दिखाकर कि यहां पर सब झूठ बोला गया है, पैसों का लेन देन नहीं हुआ, उस सेल डीड को कैंसिल करवाया जा सकता है। अब इसी सेक्शन यानी कि सेक्शन 54 को थोड़ा सा और ध्यान से पढ़े ताकि और बेहतर समझ में आए कि आखिरकार प्रॉपर्टी खरीदनी कैसे चाहिए। देखिएगा डिस्प्ले पर, सेक्शन 64 और आगे बताता है कि अगर एक टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कैसी है, हमारी अचल संपत्ति, यानी कि हमारी जमीनें, फ्लैट, ये सारी चीजें, खेते, अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है तो हमेशा उसको रजिस्टर्ड दस्तावेज से ही खरीदा जाएगा। साफ शब्दों में लिखा गया है सेक्शन 54 में। यानी कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है और आप उसको अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीद रहे हैं, चाहे आपकी सेल डीड ही क्यों ना हो, पर वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस दस्तावेज की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ये चीज सेक्शन 54 हमें बता रहा है। इस सेक्शन के अंदर थोड़ा सा और ध्यान दें, एक मुख्य चीज भी इसमें कही गई है। देखिएगा दोस्तों, ये सेक्शन कह रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहा है तो वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ उन टर्म्स और कंडीशन को बताता है जो दोनों पार्टियों के बीच में सेटल्ड हुए हैं उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। यानी कि दोस्तों, अगर आप एक एग्रीमेंट टू सेल बना रहे हैं तो वो कोई मालिकाना हक आपको नहीं दे रहा, वो सिर्फ टर्म्स और कंडीशन बता रहा है कि इन टर्म्स कंडीशन को फॉलो करते हुए आप बाद में सेल डीड कराकर उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। ये मैंने आपको सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बिल्कुल डीपली समझा दिया
ताकि आपको समझ में आ जाए कि कब कैसे प्रॉपर्टी खरीदनी है और कैसे नहीं खरीदनी। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। यह एक्ट हमें बताता है कि अगर कोई भी ऐसा दस्तावेज बनाया जा रहा है जिसके अंदर आप किसी को कोई राइट दे रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं, तो वो हमेशा रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। और अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते तो इसी रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 49 कहता है कि आप उस दस्तावेज को अगर रजिस्टर नहीं करवा रहे, फिर हम आपको उस दस्तावेज को कोर्ट के अंदर एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं होने देंगे। यानी कि अगर आप कोई दस्तावेज ऐसा बनाकर बैठे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है और कल को कोर्ट केस होने पर उसको कोर्ट में यह दिखाना चाहते हैं कि देखो इस दस्तावेज से तो मैं मालिक हूं, तो सेक्शन 49 आपको रोक देगा और आपका दस्तावेज कोर्ट में स्वीकार नहीं होगा। मालिक होना या ना होना किसी काम का नहीं रहेगा। अब यहां से अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो आप लोगों के बीच में मन में विवाद बन गया कि क्यों आखिरकार हम सेल डीड होने के बाद भी मालिक नहीं बनेंगे। वो ये जजमेंट अब आपको क्लियर करेगी। डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है दोस्तों इस ऑर्डर का, संजय शर्मा जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। एसएलपी सिविल नंबर है 330 ऑफ 2017 और सबसे बड़ी बात 10 दिसंबर साल 2024 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। तो इससे आपको पता लग गया कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट यहां पर लीगल चैंबर पर आपको देखने को मिलती है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध रहता है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। अब प्रेजेंट केस जो है सरफराजी एक्ट का है, यानी कि उस एक्ट का जब एक प्रॉपर्टी को कोर्ट ऑक्शन करके बिकवाता है, बोली लगवाकर बिकवाता है। नाउ प्रेजेंट केस के अंदर भी एक प्रॉपर्टी ऑक्शन करके बेची गई जहां पर खरीदार ने प्रॉपर्टी को खरीद लिया बोली लगाकर। अब वहां पर जब प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने की बात आई तो एक व्यक्ति उठकर बोल रहा है कि इस प्रॉपर्टी पर तो मेरा भी हक है, मैंने जीपीए बनवा रखी है, एग्रीमेंट टू सेल बनवा रखा है, पर सेल डीड भी है, पर मुझे तो मालिक बताया नहीं गया। अब कोर्ट में यह केस गया कि जो व्यक्ति यहां पर अब खुद को मालिक बता रहा है, क्या वो इन दस्तावेजों के आधार पर मालिक बनने योग्य है। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर एक अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो केवल तभी हो सकती है जब उसको रजिस्टर्ड कराया हो। अगर एक इंसान प्रॉपर्टी पर सारा पैसा दे दे और उस पर कब्जा ले ले, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका मालिक बन जाएगा। जब तक वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उसको मालिक नहीं मानेंगे। तो यहां पर आपको पता लग गया दोस्तों कि सेल डीड अगर आपके पास है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाएगा, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर अब आपको दिक्कत होने वाली है। इसके अलावा अगर सेल डीड के अंदर पैसों का लेन देन झूठा दिखाया गया है और इसका एविडेंस आपके पास है तो सेल डीड किसी काम की नहीं है, उसको कोर्ट से जाकर वही ठहरा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्रीमेंट टू सेल से खुद को मालिक मान रहे हैं तो वो मैंने आपको सेक्शन 54 के साथ क्लियर कर दिया, आप उससे मालिक नहीं बनेंगे। तो यहां आपको आज समझ में आ गया सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश में क्या कहा गया, और कानूनी प्रावधानों के साथ मैंने आपको बताया कि कब एक प्रॉपर्टी को खरीदते समय चीजें ध्यान रखनी अनिवार्य है, नहीं तो मालिक होते हुए भी आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं रहेंगे। और जो जो पॉइंट मैंने आपको वीडियो में बताए आप अपने जमीनों के दस्तावेजों में जरूर तय करें ताकि विवाद बनने से पहले ही उस चीज को सुलझाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार से हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।